हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में पूछे गए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो मिसलेनियस क्वेश्चन रहेंगे भाई, करंट भी और स्टैटिक भी। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम 2025 में है, 2025 में, या फिर किसी दूसरे एग्ज़ाम की जिसमें जीके जीएस पूछी जाएगी, तो उनके लिए ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसके अलावा देखिए, मैंने CHSL MTS 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन भी डाल रखा है शिफ्ट वाइज, तो आप वो भी देख सकते हैं। बाकी फर्दर अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो आने वाली क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और देखिए भाई, जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। और जो हमारा ये सेशन रहेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 23 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था एग्ज़ाम, उसका सॉल्यूशन है ये। और देखिए, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, आप क्वेश्चंस को लगाइए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे आप। तो प्रैक्टिस करिए और आप कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि कितने आपके आंसर्स ठीक गए हैं, कितना नहीं गए हैं। और कॉपी पेन लेके साथ में बैठिए। बाकी ज़रूरत तो नहीं है कॉपी पेन की, क्योंकि हम क्लास में ही याद करेंगे और यहीं सारी चीज़ें रिवाइज़ करके जाएंगे, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो आप लिख सकते हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी और बेस्ट लेक्चर रहेगा आपके लिए। आपके क्लास को कंप्लीट देखिए तो आपको सारी चीज़ें समझ भी आएंगी, और जब तक आप क्लास देखेंगे नहीं तो आपको समझ कैसे आएंगी, है ना। तो क्लास को कंप्लीट देखिए और अपने जो रिव्यूज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है द नेशनल यूथ, और सारे क्वेश्चन वही हैं जो एसएससी में आए हैं, मैंने बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, सिर्फ वही क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन है। और स्टैटिक और करंट दोनों के क्वेश्चन होंगे इसमें, जो सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। इस बात का आप खासकर ध्यान रखें कि मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन लिए हैं, नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है मैंने अपनी तरफ से, सारे सीजीएल में पूछे गए क्वेश्चन हैं 2024 में, ठीक है भाई। PYQ की सीरीज चल रही है ये, जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर जिनका मेंस है अभी 2024 वाला सीजीएल का, ठीक है। 1 महीना रह गया है तो आप फटाफट रिवाइज कर लीजिए। तो द नेशनल यूथ पॉलिसी वाज लॉन्च्ड इन, तो राष्ट्रीय युवा नीति कब शुरू की गई थी, तो ये 2014 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। अब इस नीति के बारे में देख लेते हैं। जो नेशनल यूथ पॉलिसी थी 2014 में, वाज गाइडिंग डॉक्यूमेंट दैट एम्ड टू एम्पावर इंडियन यूथ टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो ये यूथ के लिए आई थी, टू एम्पावर इंडियन यूथ टू रीच देयर फुल पोटेंशियल। तो इस पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव थे, प्रायोरिटी एरियाज थे, वो क्या थे, क्रिएट अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स, कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए, जब जो प्रोडक्टिव वर्क फोर्स होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा कंट्री का। और क्रिएट है स्किल्ड वर्क फोर्स, और स्किल्ड वर्क फोर्स को क्रिएट करना और प्रोडक्टिव वर्क फोर्स को, ठीक है। तो मेन काम हमारा ये है, जो हमारी लेबर है, जो हमारे वर्कर्स हैं, उन्हें प्रोडक्टिव बनाना, क्रिएटिव बनाना, ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। डेवलपमेंट आ हेल्दी जनरेशन, तो इक्विप द यूथ टू फेस फ्यूचर चैलेंजेस। तो हेल्दी जनरेशन होगी तो हमारा जो कंट्री की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, है ना। वर्कफोर्स प्रोडक्टिव होगी काफ़ी। तो फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन, एनकरेज सिविक इंगेजमेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ द गवर्नेंस, सपोर्ट यूथ एट अ रिस्क, तो क्रिएट इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर डिसएडवांटेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड यूथ, और इंस्टिल सोशल वैल्यूज़, तो प्रमोट कम्युनिटी सर्विसेज टू बिल्ड नेशनल ऑनरशिप। तो कम्युनिटी सर्विस को बिल्ड करना है, सोशल वैल्यूज़ उनमें अच्छे से इनकलकेट करनी है। तो ये हिंदी वालों के लिए 2014 की जो राष्ट्रीय युवा नीति है, एक मार्गदर्शक दस्तावेज है जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचाने के लिए सशक्त बनाता है। वैसे इतना ही याद रखना है आपको कब आई थी, बाकी थोड़ी आपके नॉलेज के लिए है, अगर कोई स्टेटमेंट फॉर्म में आ जाए, क्योंकि एसएससी अब ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है। अब वो जो फैक्चुअल से थोड़ा स्टेटमेंट की तरफ भी डाल रहा है क्वेश्चंस, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पूछ सकता है आने वाले एग्जाम्स में। तो नीति के उद्देश्य और प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या है, एक उत्पादक कार्यबल बनाना, एक कुशल कार्यबल बनाकर भारत के आर्थिक विकास में योगदान करना, और एक स्वस्थ पीढ़ी विकसित करना, युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना, भागीदारी की सुविधा प्रदान करना, शासन के लिए सभी स्तरों पर नागरिक जुड़ाव की प्रोत्साहित करना, जोखिम में युवाओं का समर्थन करना, तो वंचित और हाशिए पर रहने वाले युवाओं के लिए समान अवसर पैदा करना, और सामाजिक मूल्यों को स्थापित करना, राष्ट्रीय स्वामित्व बनाने के लिए सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना।
तो ये आपको याद रखना है। स्टेटमेंट जो बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें ये पूछ सकती हैं स्टेटमेंट, तो थोड़ा सा आप ध्यान रख लें। बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट थोड़ा सा मोटा मोटा सा आपको याद रहेगा। मेन तो इसका जो काम है, नेशनल यूथ पॉलिसी, मतलब यूथ के लिए पॉलिसी है ये। तो हमारी यूथ को प्रोडक्टिव बनाना है, हेल्दी बनाना है, और उनका पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ करना है, और उनमें सोशल वैल्यूज़ इनकलकेट करना है। यही है नेशनल यूथ पॉलिसी। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट। नॉट पे ध्यान देना है एसएससी वालों, आप इतनी जल्दी में होते हो भाई, आपके पास टाइम कम है, गलती आपकी भी नहीं है, बट आपको फिर भी मैं यहाँ पे बताता रहूँगा हर एक सीरीज के जो लेक्चर आएगा कि नॉट पे आपको फोकस करना है और अलर्ट हो जाना है नॉट को देखते ही। नॉट अ पार्ट ऑफ 3 सेक्शंस ऑफ द ऋग्वेदिक ट्राइब्स। तो निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेदिक जनजाति के 3 वर्गों का हिस्सा नहीं था। तो देखिए, इसमें प्रीस्ट था, ऑर्डिनरी पीपल थे और वॉरियर थे, तीनों हिस्सा थे। लेकिन इन्होंने नॉट पूछा है, तो नॉट में कौन नहीं था, क्राफ्टमैन, तो ये इसका हिस्सा नहीं थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जो ऋग्वेदिक ट्राइब थी उसमें 3 सेक्शन ही थे बस, प्रीस्ट, ऑर्डिनरी पीपल और वॉरियर्स, क्राफ्टमैन्स नहीं थे। बाकी देखिए, जो वैदिक पीरियड है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। पीरियड है जो, वो देखिए 1500 बीसी से लेके और 600 बीसी तक था, जो अर्ली वैदिक पीरियड था। अर्ली वैदिक जो पीरियड था वो कब से कब तक था, तो 1500 से लेके और 1000 बीसी तक था। ठीक है, और जो लेटर वैदिक पीरियड था, लेटर वैदिक पीरियड, ये 1000 बीसी से लेके और 600 बीसी तक था। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखिए कितने वर्ण थे, तो इसमें थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में डिवाइड था जो वैदिक पीरियड था। ठीक है, इसमें 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और क्या था इसमें, तो आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, ये भी याद रखना है और ये जो थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। तो इसमें और तो कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट इसमें क्राफ्टमैन्स की जगह शूद्रा भी दे सकता है ना। तो शूद्रा भी नहीं थे, इनकी जो ऋग्वेदिक ट्राइब थे इसमें 3 सेक्शंस ही थे बस, प्रीस्ट, ऑर्डिनरी पीपल, वॉरियर, और क्राफ्टमैन भी नहीं थे, शूद्राज भी नहीं थे, बट ये लास्ट में थे, एंड हो रहा था जब ऋग्वेदिक पीरियड का। तो इसकी जो 10th बुक है उसमें दे रखा है शूद्राज के बारे में। तो इतना आपको ध्यान रखना है वैदिक पीरियड का। और 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आपसे पूछ सकता है वेदों के नाम आने वाले एग्जाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट लॉन्ग जंप इन इंडिया एज ऑफ 2023। तो 2023 तक भारत में सबसे लंबी छलांग लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है। तो किसके नाम है भाई ये, सोचिए आप, एक बार ट्राई करिए क्वेश्चन को, अपने जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो इसका जो आंसर है जैस्विन एल्ड्रिन, तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब यूपीएससी का थोड़ा, उसका एसएससी का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है, तो वो जो एथलीट होता है उसका जो स्टेट है वो भी पूछ लेता है कि कहाँ से बिलोंग करता है। तो हमने दे रखा है, देखो, जैस्विन एल्ड्रिन फ्रॉम तमिलनाडु, तमिलनाडु से हैं ये। और इनका जन्म तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और मुदालूर विलेज इन तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट, तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट याद रख लें, तमिलनाडु याद रख लें, बस 2 चीज़ें याद रख लें, क्योंकि पूछ सकता है ये वाली चीज़ें। इसमें तो इसने नाम पूछ लिया, अगले में बिलोंग्स टू या फिर कैटेगरी पूछ लेगा, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो ये 2-3 चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको एथलीट का। एक तो कैटेगरी, कहाँ से बिलोंग करता है, और अगर कोई मेडल जीता है, पद्मश्री मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। और फेमस जो होता है ना एथलीट, उसके बारे में ज़्यादा पूछता है एसएससी। तो ये है जेवलिन एड्रिल, जैस्विन एल्ड्रिन, तो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, हाईएस्ट लॉन्ग जंप है इनका। तो तूतीकोरिन डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पंचायत्स। तो संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो पार्ट 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पंचायतों से एसोसिएटेड है। ठीक है भाई, और पार्ट 9A
उसमें दे रखी हैं जो वो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। और पार्ट 9B में दे रखी हैं जो कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है भाई। पार्ट 4 में है क्या, बताइए आप, सोचिए एक बार, ट्राई करिए। पार्ट 4 में है DPSP। और यहीं पे अगर हम पार्ट 4 की बात करें, पार्ट जो 4th A है, तो उसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज़। पार्ट 7 की बात करें तो स्टेट्स इन बी लिस्ट ऑफ यूनियन, जो हमारी फर्स्ट स्केड्यूल है, जो स्टेट्स थे बी लिस्ट में, तो उनके बारे में है ये। तो ये डिलीट कर दिया गया है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 में, तो उसमें ये डिलीट कर दिया गया है जो पार्ट 7 है। और जो स्टेट्स थे लिस्ट बी में फर्स्ट स्केड्यूल के, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये डिलीटेड है 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में जो हुआ था। और पार्ट 10 है, पार्ट 10 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़। जो शेड्यूल एरियाज़ हैं, स्केड्यूल एरियाज़ और ट्राइबल एरियाज़ से रिलेटेड है ये, एरियाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन से। और इंक्लूड इसमें जो आर्टिकल हैं 244 से लेके 244A, 244 और 244A जो पार्ट 10 में है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होती हैं, ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स और एडवाइजरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जो होती हैं इसी के अंडर बनती हैं, वो पार्ट 10 में है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ का, आर्टिकल 244A। और DPSP के मैं आर्टिकल बता देता हूँ, आर्टिकल हैं 36 से लेकर और 51 तक। और जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो आर्टिकल 51A में है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना है पार्ट्स के बारे में, और आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा आप अवेयर रहें। बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछ रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर से आर्टिकल, मेन जो आर्टिकल हैं वो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है भाई। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल वॉज फॉट बिटवीन द बाबर एंड राणा सांगा इन 1527। तो 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी, तो ये बतानी है आपको। तो बैटल ऑफ खानवा 1527 में लड़ी गई थी बाबर और राणा सांगा के बीच में। अब देखिए, इससे पहले हुआ था पानीपत का फर्स्ट युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ हिंदी वालों को बिल्कुल समझ आ रहा होगा भाई, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ मैं, ऐसा मत सोचना इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ भाई, बाइलिंगुअल है ये, है ना। आप ध्यान से सुनते रहें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन्हें नोट्स कर लें, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना। 2 बार वीडियो को देख लें, काफ़ी है। 1.5 की या 2x की स्पीड पे। हमारा काम है सीखना, एग्ज़ाम पास करना, नॉलेज लेना, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं लेनी है, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करना है और एग्ज़ाम पास करना है। उसके बाद पढ़ लेना जितना भी पढ़ना है ना, नॉलेज तो जितनी भी लेनी है। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में किस किस के बीच हुई थी ये, बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी, है ना। इब्राहिम लोदी किस डायनेस्टी का था, तो ये लोदी डायनेस्टी का था, दिल्ली सल्तनत में। फिर बाबर आया था, बाबर था मुग़ल एम्पायर, इसने एस्टेब्लिश किया था। तो 1526 में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और फिर क्रोनोलॉजी पूछ सकता है आपसे, पानीपत, खानवा, बयाना, चंदेरी, है ना। तो ये मैं बता दिया आपको, क्रोनोलॉजी याद रखनी है। फर्स्ट बैटल पानीपत की 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। फिर हुआ था खानवा का युद्ध, जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। और फिर उसके बाद जो हुआ था, देखो, बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी उसके बाद में, बैटल ऑफ चंदेरी, तो ये हुआ था 1528 में, ठीक है। तो ये हुआ था बाबर और राजपूत जो कन्फेडरेसी है मेदिनी रॉय के बीच में। बस जो बाबर है, बाबर और मेदिनी राय, है ना। ये दी स्पेलिंग देख लें भाई आप, है ना। राजपूत रूलर था एक, तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था 1528 में। डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है कि इतने जनवरी को हुआ था, नहीं। बाकी ये तो आपके नॉलेज के लिए दे रखा है मैंने, 20 जनवरी 1528 को हुआ था। रूलर था मालवा का ही मेदिनी रॉय। और उसके अलावा देखिए बैटल ऑफ बयाना जो हुई थी, बैटल ऑफ बयाना फॉर्ट बिटवीन किस किस के बीच में, जो थे अफ़गान, ये था जो राजपूत रूलर थे मेवार के,
उनके बीच में, और अफ़गान ऑफ बयाना, तो जो अफ़गान रूलर था निज़ाम खान उनके बीच में, और जो मेवाड़ के रूलर थे राजपूत रूलर थे राणा सांगा, उनके बीच में हुआ था ये। और ये कब हुआ था? 1527 में हुआ था, 1527 में। ठीक है भाई। और किसने जीती थी ये बैटल? जो राजपूत ने जीती थी। बयाना जो रीजन था उसे कैप्चर कर लिया था। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है, क्रोनोलॉजी ध्यान रखनी है आपको। और ये मैंने हिंदी में दे रखा है। चंदेरी की लड़ाई मुगल सम्राट बाबर और मालवा के शासक मेदिनी राय के नेतृत्व वाले राजपूत संघ के बीच में 20 जनवरी 1528 को लड़ी गई। उसके बाद बयाना की लड़ाई जो हुई 21 फरवरी 1527 को निज़ाम खान के नेतृत्व में मेवाड़ साम्राज्य और बयाना के अफ़गान के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई राजपूतों ने जीती थी, जिसमें बयाना क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। तो ये हिंदी वालों के लिए बिल्कुल सारी चीज़ें हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे। ठीक है भाई, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 सॉरी भाई, 1556 में हुआ है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किस किस के बीच में हुआ है? तो ये हुआ था हेमू और किसके बीच में? तो ये हुआ था हेमू और बाबर के बीच। तो हेमू और जो अकबर थे, अकबर के बीच में हुआ है। अकबर के जो सेनापति थे बैरम खान उनके बीच में हुआ है। ठीक है। तो हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका नाम था। 1556 में हुए सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत तो ये हुई थी 1761 में। किसके? अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलगाम सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1924? तो निम्नलिखित में से कौन 1924 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम सत्र के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? तो बेलगाम में जो सेशन हुआ था, आपको एक बार ट्राई करना है इसका आंसर, बताओ आप। तो बेलगाम में जो सेशन हुआ था आईएनसी का, उसके प्रेसिडेंट 1924 में जो हुआ था महात्मा गांधी थे। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो 2 बार के प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के। एक तो त्रिपुरी सेशन 1938 में और 1939 में, 2 बार ये प्रेसिडेंट रहे हैं। त्रिपुरी सेशन था, और एक और था वो दूसरा, कौन सा था, स्लिप हो रहा है मेरे माइंड से। तो त्रिपुरी सेशन 1939 में था, और उससे पहले जो था 1938 में और 39 में। 2 बार ये प्रेसिडेंट बने हैं सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर सेशन हुआ था, जब लाहौर सेशन, इसमें प्रेसिडेंट रहे हैं जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं। यहाँ पे पूर्ण स्वराज का नारा दिया गया था। पूर्ण स्वराज जो रिजोल्यूशन है वो पास हुआ था इसमें लाहौर सेशन में, तभी हम 26 को ही हमने कमिटमेंट में लाया था, है ना, लागू किया था। क्योंकि हिस्टोरिक डेट जो है पूर्ण स्वराज लाहौर सेशन 29 में 1929 में। तो इसके जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो वो थे 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है भाई। तो वल्लभ भाई पटेल जी को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो इनका जो स्टैचू है, लार्जेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड का 182 मीटर का, जो गुजरात में है। ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 7, अतला तड्डी इज़ द वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो अतला तड्डी किस भारतीय राज्य का व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये बताना है आपको, ट्राई करिए इसको। तो ये जो त्यौहार है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, अतला तड्डी। ध्यान रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, दुर्गा पूजा। पंजाब में वैसाखी फेस्टिवल, और बिहार में छठ पूजा। पूजा हुआ है ये छठ पूजा वाला क्वेश्चन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज्ड इन 2004? तो 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ किया गया था? तो मुंबई में किया गया था पहला जो वर्ल्ड कप था। तो इसमें इंडिया ने ईरान को हराया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, और ये मुंबई में हुआ था।
और इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, इसे करवाती है ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। तो कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और इंडिया ने ईरान को हराया था 55-27 से। इतना ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज होजागिरी डांस प्रीडोमिनेंटली परफॉर्म्ड? तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है? तो होजागिरी नृत्य किस स्टेट में होता है? तो ये होता है त्रिपुरा में, केरला में होते हैं दो जो हैं, देखिए, कच्चीपुड़ी और कथकली। ठीक है, ये केरला का है। और हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं हम कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में डांगी, गी डांस, लुड्डी डांस और लाहरी। लुड्डी पूछा हुआ डांस है, एग्ज़ाम में आया हुआ है। बाकी ये डांगरी और लाल हरी भी ध्यान रखें आप। लावनी जो डांस होता है ये होता है महाराष्ट्र में, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये PYQ में, और भी कई सारे एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। केरला में कोडियट्टम, थय्यम, दो डांस होते हैं। इसके अलावा कच्चीपुड़ी और कथकली, ये क्लासिकल डांस है दोनों। कच्चीपुड़ी, कथकली जो है 8 क्लासिकल डांस हैं इंडिया में। 9th भी है छऊ डांस, जिसका स्टेटस कल्चरल मिनिस्ट्री ने दिया है, ठीक है। और बाकी ये संगीत नाटक अकादमी जो है इनका स्टेटस देती है जो क्लासिकल डांस है इंडिया में। और संगीत नाटक अकादमी कब एस्टेब्लिश हुई थी? 1953 में। क्वेश्चन आए हुए हैं ये भी और ये भी, छऊ डांस वाला भी। ये वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में होता है। उड़ीसा, झारखंड, इतना ध्यान रखना है। बाकी ये दोनों क्लासिकल डांस हैं, कच्चीपुड़ी और कथकली। इसके अलावा केरला में देखो कोडियट्टम और थय्यम होता है। लावनी याद रखना है आपको, पूछा जा चुका है। लुड्डी भी पूछा जा चुका है। बाकी ये डांगरी घी डांस और ये लाल हरी डांस पूछ सकता है आपसे नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू दी नीम? तो निम्नलिखित में से कौन नीम से संबंधित है? तो पीना टैली, ये नीम से संबंधित है भाई। इसमें क्या होता है, देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे नीम की पत्तियां ना ऐसे दोनों साइड होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, ये इस तरह का जो पैटर्न होता है, तो इसे ही बोलते हैं पीना टैली। और ये नीम के पेड़ में ही होती हैं पत्तियां ऐसे, ठीक है। और पालमेटली में क्या होता है, तो इसमें देखिए एक जो पॉइंट होता है इस पे ऐसे 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 जो पत्तियां होती हैं, इसको बोलते हैं पालमेटली। तो ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। ये नीम की पत्ती में होता है पीना टैली, है ना, यही लिखा हुआ है। नीम एन एग्जाम्पल ऑफ पीना टैली कंपाउंड लीफ। तो पीना टैली इज कंपाउंड लीफ इज अ कंपाउंडेड लीफ वेयर द लीफलेट्स आर अरेंज्ड इन अ अपोजिट मैनर ऑन अ कॉमन एक्सिस। ये कॉमन एक्सिस है, अपोजिट मैनर में होती हैं, कॉल्ड रैचिस। रैचिस बोलते हैं इसे, द रैचिस एक्ट एज अ मैड्रिप। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, है ना, मैंने आपको समझा दिया। और पालमेटली कहा जाए तो ऐसे याद रखना है आपको, सिल्क में। तो ध्यान रखना है आपको ये क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एज ऑफ मार्च 2024? तो मार्च 2024 तक विश्व के दूरसंचार बाजार में भारत की स्थिति क्या है? तो क्या है भारत की स्थिति? तो आज थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई, थोड़ा सा बियर कर लें, है ना। तो जुकाम भी हो रहा है, थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, बट लेक्चर तो रिकॉर्ड करना ही है आपको, है ना। मींस का भी एग्ज़ाम है, प्री का भी आने वाला है, तो मैं अपनी तरफ से पूरा दे रहा हूँ। तो जो इसका जो आंसर है सेकंड, जो ऑप्शन है ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। इंडिया की पोजीशन है वो सेकंड है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, करंट का क्वेश्चन है। देखिए ये जो है 2024 में एग्ज़ाम हुआ है और 2024 का ही करंट पूछा है। ये किसी में करंट जो उस ईयर का पूछा है, तो किसी में करंट 3 साल पुराना पूछा है करंट अफेयर। तो थोड़ा सा आपको पैटर्न पकड़ना है कि एसएससी किस तरह के क्वेश्चंस करंट में पूछ रहा है और किस तरह के स्टैटिक में पूछ रहा है, ठीक है। वो आप जब PYQ की प्रैक्टिस करेंगे, सारे लेक्चर्स को देख लेंगे, कंप्लीट देखेंगे, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। अच्छा, इस एरिया से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसी एरिया को आप प्रिपेयर करिए। आपके अगर 20 भी क्वेश्चन सही हो गए तो काफ़ी अच्छा स्कोर बन जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, विच नेशनल पार्क इन दी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज़ अ होम टू स्पीसीज लाइक मेगापोड, क्रैब ईटिंग मकाओ और निकोबार पिजन एंड जेंट रॉबर क्रैब। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मेगापॉड, केकड़ा खाने वाले मकाक, निकोबार कबूतर या
विशालकाय रॉबर क्रैब जैसी प्रजातियों का घर है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो अंडमान निकोबार का नेशनल पार्क पूछ लिया, हमें इस स्पीसीज से कुछ नहीं लेना। तो रायमोना जो नेशनल पार्क है ये है आसाम में, और ये जो मॉलिंग नेशनल पार्क है ये है अरुणाचल प्रदेश में है ना, और पापीकोंडा आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ठीक है। और कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार में है, ग्रेट निकोबार। तो आप इसे देखो ऐसे ही एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं पापीकोंडा। तो ये तो भाई होगा नहीं है ना, कोंडा ऐसी जो नाम है ये साउथ इंडिया में ही होते हैं, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे। मॉलिंग तो पता ही होगा आपको, अरुणाचल प्रदेश, तो इसे भी एलिमिनेट। रायमोना में और इसमें कन्फ्यूजन आ सकता है आपको, तो रायमोना असम में है, कैंपबेल बे इसमें है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उसमें है ये। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ, तो याद रखें भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 13। A chemical reaction in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reacting substance is called। तो एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें प्रतिक्रिया की दर प्रतिक्रियाशील पदार्थ की एकाग्रता की पहली शक्ति के साथ सीधे अनुपातिक होती है उसे कहते हैं। तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। तो सीधा सीधा आपसे ऐसे पूछ लेगा, इस चीज़ को याद रख लें आप। तो केमिकल रिएक्शन in which the rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reacting substance, उसे कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, जिसके बारे में बात कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए जहाँ पे समझाने की चीज़ होगी मैं वहाँ पे समझा दूंगा, जो फैक्चुअल क्वेश्चन है उन्हें आपको याद ही करना पड़ेगा है ना, बाकी एलिमिनेशन से हम निकाल सकते हैं। फॉर विच 14th क्वेश्चन है, फॉर विच फिल्म डिड आशा भोसले विन द इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी आईफा अवार्ड इन द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल कैटेगरी इन 2002। तो किस फिल्म के लिए आशा भोसले ने सर्वश्रेष्ठ पार्थ गायिका महिला में अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार जीता 2002 में। तो ये कौन सी फिल्म थी जिसके लिए उन्हें ये अवार्ड मिला, आईफा अवार्ड? तो ये थी लगान मूवी। तो ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। 2000 में ये स्टार्ट हुए थे आईफा अवार्ड, और जो इसका 2000 में, और इसका जो पहला एडिशन हुआ था वो हुआ था लंदन में। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, द गवर्नमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स allocated 11,728 crore for the आसरा पेंशन स्कीम इन इट्स एनुअल बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। तो निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपने वार्षिक बजट में आसरा पेंशन योजना के लिए 11,728 करोड़ रुपए आवंटित किए? तो किस स्टेट ने किए थे? तो ये तेलंगाना स्टेट की योजना है जो है आसरा पेंशन स्कीम। तो इसमें भाई जो मंथली पेंशन दी जाती है किसके लिए, जो ओल्ड एज पीपल हैं और विडोज़ हैं और जो फिज़िकली जो मतलब डिसेबल्ड हैं उनके लिए। और इसमें देखिए जो जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में जान वगैरह चली जाती है, तो उनके लिए भी मंथली असिस्टेंट दिया जाता है। तो ओल्ड एज के लिए, विडोज़ के लिए और जो डिफरेंटली एबल्ड हैं उनके लिए ये योजना है जो किस सरकार की है, तो ये आसरा पेंशन योजना तेलंगाना गवर्नमेंट की है। तो ऐसी योजना उसको आप ध्यान रखें जो वेलफेयर के लिए है, पीपल्स के वेलफेयर के लिए, वेलफेयर। ठीक है, अब देखिए जो वो याद आ गया अचानक से मेरे, जो सुभाष चंद्र बोस थे वो 2 सेशंस उन्होंने हेड किए थे जो आईएनसी के प्रेसिडेंट थे, एक हरिपुरा सेशन, हरिपुरा, और एक त्रिपुरा सेशन, त्रिपुरी। हरिपुरा सेशन 1938 में और त्रिपुरी 1939 में, है ना। कभी कभी कोई वर्ड ना माइंड से स्लिप हो जाता है और वो फिर ध्यान नहीं आता। तो हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन दोनों में जो प्रेसिडेंट रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस जी रहे थे 1938 में, और त्रिपुरी सेशन में रहे थे जो त्रिपुरी
सेशन जो था 1939 में, 1939 में। तो इतना आपको ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। द परमानेंट सेटलमेंट केम इनटू ऑपरेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस्तमरारी बंदोबस्त जो परमानेंट सेटलमेंट है लागू हुआ? तो ये बताना है आपको, एक बार करिए, ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। आपको आता है नहीं आता, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। तो इसका जो आंसर है 1793। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में आया था ये। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही लगाया था परमानेंट सेटलमेंट, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1793। इसमें देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है टैक्स रिवेन्यू लेती थी ईस्ट इंडिया कंपनी जमींदारों से 10/11 जो वो लैंड टैक्स कलेक्ट करते थे, और 1/10 जमींदार को मिलता था। ठीक है भाई, परमानेंट सेटलमेंट था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता था इतना हिस्सा, 10/11 और 1/10 किसको? जमींदार को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए मैं कह रहा था ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पे आ रहा है अब एसएससी धीरे धीरे, तो फैक्चुअल से अब वो स्टेटमेंट पे जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग वाले कंसेप्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू दी ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ODR हैंडबुक। तो ऑनलाइन विवाद समाधान ODR हैंडबुक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इट विल बी लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। तो पहली स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये वाला हमारा ऑप्शन गया और ये वाला हमारा ऑप्शन गया, दो हमने एलिमिनेट कर लिया। अब सेकंड ऑप्शन दोनों में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो थर्ड ऑप्शन को देखना है अब हमें, ऐसे निकालते हैं जो ये हमें एलिमिनेट करना होता है। अगर हमें पहली स्टेटमेंट का पता है ना तो ये इस मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, तो हम आसानी से निकाल लेते हैं, दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दूसरा सही होगा भाई हमारा, ODR जो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, इज़ द रिजोल्यूशन फॉर केसेस आउटसाइड कोर्ट यूजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो इसमें रिजोल्यूशन होता है जो केसेस होते हैं कोर्ट के बाहर डिजिटल टेक्नोलॉजी के अनुसार उसको यूज़ करके, और टेक्निक्स ऑफ द अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के थ्रू, सच एज नेगोशिएशन के थ्रू, मेडिएशन के थ्रू और आर्बिट्रेशन के थ्रू। ठीक है भाई। द डेवलपमेंट ऑफ ICT एंड इंक्रीज यूज़ ऑफ इंटरनेट हैज़ प्लेड अ मेजर रोल। बिल्कुल सही बात है। तो इंटरनेट का जो यूज़ इंक्रीज़ हुआ है उसकी वजह से ही इसने मेजर रोल प्ले किया है ODR में, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। तो तीसरा भी सही है और दूसरा भी सही है स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट गलत है। तो जो ODR हैंडबुक है रिलीज़ करिए अप्रैल 2021 में बाई आगामी ओमिद्यार नेटवर्क इंडिया और नीति आयोग ने मिलकर, और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो द हैंडबुक वाज क्रिएटेड टू हेल्प बिजनेसेस और अडॉप्ट ODR मोर क्विकली, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो निपटारा बहुत आसानी से हो सके जो वो डिस्प्यूट्स हैं उनका, इसलिए आया था ये, और डिजिटल टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड है, इतना आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकता है, और ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको एक स्टेटमेंट पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंशनड इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए एसएससी में इजी क्वेश्चन भी आते हैं और थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है आपको कि बस टफ आते हैं जीएस के क्वेश्चन, जीएस हम पढ़ेंगे ही नहीं। तो देखो जीएस के बिना सिलेक्शन भी नहीं होना है आपका, तो इस बात को भी ध्यान रख लें, क्योंकि मेंस में भी जीएस पूछ रहा है, तो आपको पढ़नी पड़ेगी जीएस। और जीएस ज़्यादा हार्ड नहीं है भाई, क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, बस आपको थोड़ा सा मल्टीपल टाइम रिवीजन करने की। हम एग्जाम में ना कन्फ्यूजन में होते हैं क्योंकि हमने उसका रिवीजन किया नहीं होता है। रिवीजन अगर ढंग से कर लें तो फिर तो दिक्कत ही नहीं होगी। तो आर्टिकल 1 क्या कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन्ड है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। तो हमारा जो भारत है वो इंडिया है, वो यूनियन है स्टेट्स का, फेडरेशन नहीं है। फेडरेशन में क्या होता है, स्टेट्स को हम लाते हैं, स्टेट अपनी मर्जी से आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। फेडरेशन में हमारा जो यूनियन ऑफ स्टेट क्यों कहा गया है, को स्टेट जो हैं वो अनुमति नहीं है उन्हें इस जो यूनियन है इससे बाहर जाने की, सिसीड नहीं कर सकते स्टेट्स। ठीक है, तो इंडिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स हैं और इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन है जो इंडिया का है। तो इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ है। ठीक है भाई, तो फेडरेशन में
स्टेट्स बाहर जा सकते हैं, सिसीड कर सकते हैं, बट जो यूनियन है उसमें स्टेट सीड नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते यूनियन से। ठीक है, और ये स्टेट्स के बीच में एग्रीमेंट होता है, यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं है, वो भारत के ही पार्ट थे पहले ही, स्टेट्स भी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो आर्टिकल 1 जो है, पार्ट 1, जो पार्ट 1 है उसमें दे रखा है पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ध्यान रखना है आपको। सेकंड पार्ट में दे रखा है, पार्ट सेकंड में क्या है, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप। तो ऐसे आप रिवाइज भी करते रहें थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 19, द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क FITF was introduced in India post the amendment of Reserve Bank of India Act 1934 in। तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में संशोधन के बाद भारत में पेश किया गया था। तो कब किया गया था इंट्रोडक्शन? तो फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क, तो ये किया गया था 2016 में, याद रखना है आपको, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ मानसून इन इंडिया? तो ये क्वेश्चन तो भाई सबको पता ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो चलो इंडिया के सभी लोगों को पता होगा ये। भारत में मानसून की अवधि कितनी होती है? तो 3 महीने रहती है, तो 100 से और 120 दिन, जुलाई अगस्त सितंबर तक रहती है, जुलाई अगस्त सितंबर, इसमें जून भी आ जाता है थोड़ा, बट नॉर्थ इंडिया में जुलाई से स्टार्ट होती है। जो ये वेस्टर्न कोस्ट सबसे पहले यहाँ हिट करती है मानसून, केरला के कोस्ट पे, फर्स्ट वीक में जून के, फिर यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है। तो ये मानसून है, जब बारिश होती है तो इसे मानसून पीरियड ही बोलते हैं, 3 महीने का राउंड रहता है ये, तो जुलाई अगस्त सितंबर में। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 21। तो कुछ क्वेश्चन ना आपके जनरल नॉलेज से भी हो जाएंगे, जनरल नॉलेज जैसे कि आप जो डेली अपने आसपास की चीज़ें हैं वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, बचपन से जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व करी हैं, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड भी आते हैं, तो उन्हें आप आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत होती है क्वेश्चन को। हर चीज़ हम सोचते हैं कि बस पढ़ें, जो हमने पढ़ा है वही एग्ज़ाम में आए, तो कई बार नहीं होता है ऐसा। तो हमारी जो इंट्यूशन डेवलप होती है उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। ठीक है, हर चीज़ ज़रूरी नहीं है जो आपने पढ़ी हो वही आएगी, बस उसको थोड़ा घुमा दिया, अगर आपने जो पढ़ा है वही आएगा। अगर ऐसा ही चाहते हैं तो एग्ज़ाम में तो ऐसा आने वाला है नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत एग्जामिनर लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा ना, घुमाएगा लैंग्वेज को, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डेवलप करेगी। अंडरस्टैंडिंग जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो उस पर डिपेंड करेगा कि आपको आता है नहीं आता। तो आर्टिकल 52 to 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 78 संबंधित है। तो ये पूछ रहा है कि जो पार्ट 5 में है आर्टिकल 52 से लेके 78 तक, 52 से 78 से ले 78 तक, तो वो किससे रिलेटेड है? तो वो यूनियन एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। और यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैग। ठीक है भाई, तो इतना आपको ध्यान रखना है, ये एग्जीक्यूटिव है जो यूनियन गवर्नमेंट की है, और पार्ट 5 में आता है ये, और आर्टिकल 52 से स्टार्ट होता है और 78 पे तक 76 कैग से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कैग से रिलेटेड आर्टिकल, तो ये है 76। ठीक है भैया, तो नेशनल इमरजेंसी है 352 में, और प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी जिसे बोलते हैं 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी है 360 में। पार्ट किसके अंडर है ये? तो पार्ट 18 के अंडर है ये। अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 368 पार्ट किसके अंडर है? 20 के अंडर, एक ही आर्टिकल है इसमें। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया 280, प्रेसिडेंट 5 साल में प्रेसिडेंट बनाते हैं इसे, फाइनेंस कमीशन को। तो आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए थोड़े थोड़े, ऐसे ही आपका रिवीजन हो जाएगा। देखो 368, 352, 56, 60 पार्ट 18 में है। कैग का आर्टिकल ये है 76। और एग्जीक्यूटिव में आते हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो। और आप मुझे बताएंगे जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स PM को लगाकर कितने % बनते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बनते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने % लोग होते हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे लिख के।
लिख कर बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, तो वो कितने % होते हैं, कि इतने लोग ही मैक्सिमम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। तो ये है इसका आंसर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। अली अकबर खान इज़ नोन फॉर प्लेइंग द, अली अकबर खान को की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, तो किससे एसोसिएटेड हैं अली अकबर खान जी? तो ये एसोसिएटेड हैं सरोद से, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। ठीक है भाई, याद रखना है आपको अली अकबर खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बीन फॉर्म्ड by the interplay of the three major river system along with their tributaries. Choose the odd one out of the ऑप्शन गिवन। तो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी मैदान का निर्माण उनकी सहायक नदियों के साथ 3 प्रमुख नदी प्रणालियों के परस्पर क्रिया द्वारा किया गया है। तो दिए गए विकल्प में से विषम का चयन कीजिए। तो जो नॉर्दर्न प्लेन है उसमें कौन कौन सी रिवर हैं वो आपको पता है, देखो गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो। बाकी ये गोदावरी तो मिड साउदर्न इंडिया में आ जाती है। अब गोदावरी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर नासिक से ये ओरिजिनेट होती है, महाराष्ट्र से। ठीक है भाई, इतना आपको ध्यान रखना, पूछा जा चुका है। और ये बहती है इधर की तरफ, तो ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और बे ऑफ बंगाल में गिरती है, तो ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्रा, तो ये भाई इसको बोलते हैं सांगपू रिवर तिब्बत में, और ये निकलती है किस लेक से निकलती है ये आप मुझे बताएंगे, है ना। और इंडस जो रिवर है ये निकलती है, बताइए आप, तिब्बत से ही निकलती है, ये तिब्बत से निकलती है, कैलाश रेंज से, कैलाश रेंज से नियर मानसरोवर जो लेक है, तो वहाँ से निकलती है। इसको बोलते हैं सिंगी खंबाब, जो इंडस रिवर है, सिंगी खंबाब, सिंगी खंबाब। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखनी है। और गंगा, देखो भाई गंगा मिलके बनी होती है 3 रिवर से। तो सबसे पहले जो अलकनंदा, अलकनंदा तो ये निकलती है केदारनाथ, बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ में सतोपंत ग्लेशियर है, सतोपंत ग्लेशियर, वहाँ से अलकनंदा निकलती है। तो फिर ये नंदाकनी से मिलती है जो कि है केदारनाथ, केदारनाथ बंदरपुंछ, यहाँ से नंदाकनी। फिर उसके बाद जो है ये यहाँ से निकलती है भागीरथी, जो ये है गौमुख, गौमुख और गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी। और जब अलकनंदा भागीरथी से मिल जाती है यहाँ पे देवप्रयाग में, ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं तभी बता रहा हूँ मैं, देवप्रयाग, इसके बाद ये गंगा अब में कन्वर्ट हो जाती है, यहाँ से गंगा बोलते हैं इसे। फिर इसके बाद यहाँ से यमुना में मिलती है यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री, चोराबरी, ये है चोराबरी, सॉरी ये जो अलकनंदा नंदाकिनी निकलती है ये बंदरपुंछ नहीं है, ये चोराबरी ग्लेशियर है, चोराबरी। ठीक है, और ये यमुनोत्री जो है बंदरपुंछ से, बंदरपुंछ। ठीक है, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है, तो ये मिलती है संगम इलाहाबाद में, यहाँ पे जो यमुना है गंगा से। ठीक है भाई, तो देवप्रयाग के बाद यहाँ वो गंगा रिवर बन जाती है यहाँ अलकनंदा से, अलकनंदा जो आती है भागीरथी से मिलके यहाँ देवप्रयाग में, फिर इसके बाद गंगा बन जाती है। उसके बाद इलाहाबाद में ये यमुना मिलती है जो संगम बनाती है गंगा से, एक सरस्वती रिवर है, तो 3 रिवरों का संगम है यहाँ पे इलाहाबाद में ये। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा का आपको ध्यान रखना है, और इंडस रिवर का और गंगा का, ये तीनों नॉर्दर्न इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स बनाती हैं, बाकी गोदावरी। और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, तो नॉर्थ टू साउथ में देखिए यहाँ पे है महानदी, फिर गोदावरी, कृष्णा का और पेन्नार, पोनैयार, और उसके बाद है वैगई रिवर। पोनैयार के बाद नहीं 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 नहीं, नहीं कावेरी भी और है, कावेरी, कावेरी, फिर उसके बाद है वैगई,
तो ये आपको ध्यान रखना है और नेम ध्यान रखने हैं। इसको बोलते हैं सिंगी खंबाब तिब्बत में, और ब्रह्मपुत्रा को बोलते हैं सांगपू, यारलुंग सांगपू, यारलुंग सांगपू। सादिया डिस्ट्रिक्ट जो अरुणाचल प्रदेश में जो सादिया डिस्ट्रिक्ट है उसके वेस्ट से आती है इंडिया में। ठीक है भैया, तो आप मुझे बताएंगे ब्रह्मपुत्रा का और इंडस का, दोनों का। बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है ये इंडस रिवर। बोखरचू ग्लेशियर, कैलाश रेंज, मानसरोवर। आप मुझे बताएंगे ब्रह्मपुत्रा का ओरिजिनेटिंग प्लेस कौन सा है, कौन सी लेक ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका आंसर करें। तो इसका आंसर है 4th गोदावरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। नेम द फिनोमिना वेयर एन ओपेक ऑब्जेक्ट इज ऑन द पाथ ऑफ द लाइट बिकम वेरी स्मॉल एंड वेयर लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उस परिघटना का नाम बताइए जहाँ प्रकाश पथ पर एक अपारदर्शी वस्तु बहुत छोटी हो जाती है और जहाँ प्रकाश की प्रवृत्ति उसके चारों ओर झुकने और सीधी रेखा में नहीं चलने की होती है, तो फैल जाती है। तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होता है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू वो डिफ्रैक्शन हो जाती है, फैल जाती है, बट उसमें पास नहीं करती है, तो इसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ पे मान लो कोई मिरर रखा है तो यहाँ से जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी वापस। ये तो रे है, इंसिडेंट रे, तो यहाँ से जब जाएगी और रिफ्लेक्ट करेगी तो उसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये होता है जैसे ये मान लो सरफेस है कोई और यहाँ पे लाइट गई और इसके नॉर्मल से जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये इंसिडेंस जो एंगल है ये, तो ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। आई से डिनोट करते हैं इसे, ठीक है। ये नॉर्मल से जो एंगल बनाते हैं तो ये ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रे इंसिडेंस रे बनाती है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट की रे है वो नॉर्मल से जो बनाती है। तो ये जब बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो लाइट का मीडियम चेंज होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है। या तो टुवार्ड्स द नॉर्मल होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ से लाइट आई या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ठीक है। टुवार्ड्स द नॉर्मल हो सकती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो सकती है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है थोड़ा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। तो इसका जो आंसर है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये स्टेटमेंट याद रखें, सीधी आ सकती है एग्जाम में और पूछी भी जा चुकी है कई एग्जाम्स में ये पीछे। तो 25, क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो आप देखिए स्टेटमेंट को कंप्लीट पढ़िए, जल्दबाजी में स्टेटमेंट को छोड़ना नहीं है, बड़ा क्वेश्चन देख के आपको ऐसे डर जाना नहीं है। तो पहला जो क्वेश्चन, पहली स्टेटमेंट है, द फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हाँ भाई, नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन तो हुआ ही था फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो इसकी पहली वाली जो स्टेटमेंट है वो राइट है। द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज मोर फोकस ऑन साउदर्न इंडिया, नो होलिस्टिक इंडिया पे फोकस किया गया था, ठीक है। होलिस्टिकली प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को ध्यान में रखा गया था इस वाले में जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ये मिड 1970 और मिड 1980 तक था ये, ठीक है। इसमें होलिस्टिकली जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसे इंक्रीज़ करना था, इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और जो फूड सिक्योरिटी है उसे इंक्रीज़ करना था। और फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? 1966-67 में, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जो फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, और ये आया था इधर हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में इंट्रोड्यूस किया गया था ये। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड के फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, और इंडिया में MS स्वामीनाथन जी जो है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है इंडिया के। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरी स्टेटमेंट वो गलत है, साउदर्न इंडिया पर फोकस किया था। तो इसको आप वैसे भी निकाल सकते हैं थोड़ा सा अगर नॉलेज हो तो। द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन एंश्योर्ड इन अचीविंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी, बिल्कुल सही बात है, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योरिटी एंश्योर करी गई थी उसे अचीव करने की। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो स्टेटमेंट सही पूछी है, इसमें आपको ध्यान रखना है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट, दूसरी अगर गलत है तो देखो दूसरी किस किस में, इसमें और इसमें,
और इसमें तीनों में है दूसरी, तो इसे एलिमिनेट कर देंगे। अगर आपको एक स्टेटमेंट आती है दूसरी कि ये गलत है, इसमें आप कंफर्म है बिल्कुल कि ये तो गलत ही है, तो गलत है तो सीधा ऑप्शन पे जाइए, देखिए ऑप्शन सेकंड में है दूसरी स्टेटमेंट, तो ये गलत है। जहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट है उस ऑप्शन को गलत कर दीजिए, तो आपका आंसर खुद ही निकल जाएगा। एग्जामिनर ने ऑप्शन ही देखे ऐसे सेट किए हैं बिल्कुल कि हम आराम से एलिमिनेट कर सकें। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर, स्टेटमेंट 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए हैं। बाकी आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने रिव्यूज़ दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इस सीरीज़ का फ़ायदा हो सके। और भाई पढ़ते रहिए और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। आप क्वेश्चंस को, मेरा मानना ये है कि आप क्वेश्चंस मेरे साथ साथ ही लगाइए और अपने जो आंसर हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर एक कॉपी पेन ले लीजिए और वहाँ पे लिखते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। वो एक बेस्ट प्रैक्टिस रहेगी। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे लिख लीजिए या फिर याद कर लीजिए। 2 बार क्लास को देख लीजिए 1.5 की स्पीड पे या 2x की स्पीड पे, तो वो मोर देन इनफ है, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें भाई। तो अब हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी इस सीरीज़ की, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। ठीक है, और अपने टारगेट पर फोकस रहिए। और देखिए जीवन में ना बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, कठिनाइयों को झेलिए, कठिनाइयों को झेलना आना चाहिए। और लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। नेगेटिव जो लोग होते हैं वो कुछ भी कह जाते हैं, तो आपको उन लोगों पे ध्यान नहीं देना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के साथ अपने आप को मतलब इंगेज रखना है ना। तो फेलियर्स ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर फेलियर्स आ भी जाते हैं लाइफ में तो उनसे हारना नहीं चाहिए। देखना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है कि फेलियर्स को कैसे रिमूव करें, कैसे हटाएं, आगे अपनी जो रणनीति है उसे अच्छे तरीके से बनाएं, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। बाकी जीएस के लिए मैं हूँ। पीवाईक्यू का एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, ना सीजीएल का, ना सीएचएसएल का, ना एमटीएस का। एसएससी के सारे पीवाईक्यू करेंगे हम। ठीक है, और रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है एसएससी में। ठीक है भाई, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिए भाई अपना।